हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग जो है जितने भी PYQ है पॉलिटी के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जो कि आपके ये वाला एग्जाम जब होंगे ना 30 सितंबर को, तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? संविधान संशोधन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं इसको। देखिए, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान चाहे कितना भी सोच विचार कर क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें चेंजेस होता है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत को, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर हमारा संविधान भी जो है समय के अनुसार चेंजेस होता है। क्लियर है? और हमारा संविधान जो है ना, उसको फ्लैक्सिबल भी बनाया गया है और रिजिड भी बनाया गया है। मतलब फ्लैक्सिबल कहने का मतलब क्या होगा कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसको सिंपल प्रक्रिया के तहत सुधार किया जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रक्रिया ऐसे हैं जिसको जो है चेंजेस करने के लिए ना आपको बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, उसको काफी टफ किया गया है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले लिखिए, नोट कीजिएगा यहाँ पे भाग 20। हमारे संविधान में कितने टोटल भाग है, कितने पार्ट हैं? 22 भाग है। तो भाग 20 जो है ना, संविधान संशोधन के बारे में बात करता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, संविधान संशोधन के बारे में क्या करता है? बात करता है। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 308। अनुच्छेद 368। देखिए, ए का मतलब होता है आर्टिकल, और आर्टिकल को हम शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा आदत हो गया और आपको भी आदत हो जाएगा। क्लियर है? तो आर्टिकल जो है 368 में संविधान संशोधन की बात करता है अनुच्छेद में। ये तो आपका भाग हो गया। भाग 20 के अंतर्गत जो है आपका आर्टिकल 368 आता है, और उसमें जो है संविधान संशोधन की बात करते हैं। देखिए, संशोधन जो एक बात है ना, फॉर्मल वर्ड है। चेंजेस को हम लोग कैजुअली यूज करते हैं, चेंजेस हो गया, ठीक है, लेकिन संशोधन जो है ना एक संवैधानिक शब्द है। संविधान में इसको दर्जा दिया गया है, इसलिए हम लोग संशोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग? देखिए, 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है हमारे संविधान को। 3 प्रकार से। 3 प्रकार कौन कौन सा है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 3 प्रकार से जो है संशोधन किया जा सकता है। पहला क्या है? पहला देखिए, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से हम लोग जो है चेंजेस कर सकते हैं प्रावधान को। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से हम लोग जो है चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड क्या हो गया? थर्ड में पता क्या हो गया? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का, आधे से अधिक राज्यों का, आधे राज्यों का, आधे से अधिक राज्य, जितने राज्य है ना उसका आधे से अधिक अनुमोदन चाहिए हमको। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला, इसी को जो है ना बहुत बड़ा टफ प्रक्रिया बनाया गया है, ताकि जो आधारभूत संरचना है संविधान में, कुछ ऐसे प्रावधान है ना जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, उसको जो है इस प्रक्रिया से जो है सुरक्षित किया गया है। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे, अभी बात करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग बात करेंगे साधारण बहुमत के अंतर्गत क्या क्या आएगा। देखिए, साधारण बहुमत के अंतर्गत क्या आएगा और विशेष बहुमत के अंतर्गत क्या आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत जो टफ वाला है ना, बहुमत और आधे राज्य। आधे राज्य ये जो प्रक्रिया गुजरने के लिए, तो कौन कौन सा इसमें आएगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, शॉर्ट फॉर्म। अगर आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ चेंजेस करना ना, तो विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत में क्या होता है? लोकसभा से आपको पास करना होगा, राज्यसभा से पास करना होगा, दोनों से जब पास करेगा तो आधे राज्य से जो है आपको अनुमोदन लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये हो गया विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में और क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए 545 सीट है लोकसभा में, तो इसका बहुमत कितना होगा? इसका आधा, आधा प्लस 1 कितना होगा? वो हो गया। और जिस वक्त वोटिंग कर रहा होगा ना, जिस समय वोट पड़ रहा होगा, तो उसका 2/3 जो है मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल की तरफ 100 नंबर लेते हैं, 100 का बहुमत कितना हो गया? 51 हो गया। लेकिन उस, और 100 का 2/3 कितना हो गया? 100 का जो 2/3 है कितना हो गया? 100 का 2/3 लगभग हो गया 66। क्लियर है? तो यहाँ पे कम से कम 66 लोग जो है ना वोटिंग के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 66 लोग जो है ना वोटिंग के लिए प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके जो है आपका विशेष बहुमत होगा। 2/3 का मतलब ये होता है। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए 10 लोग आ गए, 10 लोग का 2/3 कितना हो गया? 10 लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट किए, 10 का 2/3 कितना हो गया? लगभग 3 6 9 ना,
लगभग 7 मांग चलिए, तो 7 जो है गुजरना पड़ेगा इसको, तो इसी को विशेष बहुमत कहते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राज्यों का प्रतिनिधित्व, दूसरा क्या होता है राज्यों में, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या हो गया, थर्ड नंबर पे हो गया हमारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जो अधिकार है उसके क्षेत्रों में चेंजेस करना। उसके बाद बात करेंगे हम लोग संविधान संशोधन की जो शक्ति है, संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसमें चेंजेस करना है, तो विशेष बहुमत से आपको गुजरना होगा। अब हम लोग बात करेंगे साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत के अंतर्गत क्या आएगा, साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है उसके अंतर्गत पहला देखिए, अगर आपको नए राज्यों का प्रवेश या गठन करना है, नए राज्य का गठन करना है या प्रवेश करना है, सपोज कीजिए बांग्लादेश का कुछ जो राज्य जो है ना भारत में शामिल होना चाहता है, तो उसको प्रवेश बोलेंगे, ठीक है, प्रवेश बोलेंगे या गठन बोलेंगे। लेकिन जो राज्य पहले से ही है, जैसे मान लीजिए कि हमारा बिहार पहले से ही था, लेकिन उसको जो है अलग करके झारखंड बनाया ना, झारखंड बना कि नहीं बना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। तो निर्माण में जो राज्य पहले से एग्जिस्ट हैं उसमें चेंजेस कर रहे हैं, और प्रवेश मतलब नया राज्य, नया कंट्री का जो इसमें शामिल कर लिया हम लोग। तो ये इसको समझ के रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, पहला क्या होगा, देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो है 9वां सूची को जोड़ा गया था। 9वीं जो सूची है ना, 9वीं सूची, अभी टोटल कितना सूची है संविधान में, 12, तो 9वें नंबर का सूची जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। और क्या साथ में जोड़ा गया था, 31A और 31B जो प्रावधान को जो है इसमें शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको जोड़ा गया था। और ये जो है ना भू संबंधी जो है इसमें जो है सब्जेक्ट जो है इसमें शामिल किया गया था। फिर इसके बाद आते हैं 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो ना इसको जो है लघु जो है मतलब स्मॉल संविधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको लघु संविधान बोलते हैं, लघु संविधान, क्योंकि इस संशोधन के तहत ना बहुत सारे चेंजेस किए गए थे संविधान में, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। जो आपका इमरजेंसी जब लगा था 1975 उसके बाद जो है चेंजेस हुआ था, बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ था, और ये जो है 1976 में हुआ था, ठीक है। तो इसको लघु संविधान भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे 52nd अमेंडमेंट एक्ट। 52nd अमेंडमेंट एक्ट में जो है ना दल बदल पर रोक लगा था। दल बदल जो कानून है ना, दल बदल पर रोक लगा था, याद रखिएगा। बहुत लोग जो है ना सत्ता के लोभ में जो है ना पार्टी बदल लेते थे। इससे क्या होता था, हमारा जो लोकतंत्र था वो खतरे में पड़ रहा था। तो उसको जो है हमने उसको जो है 52nd अमेंडमेंट के तहत जो है उसमें चेंजेस कर दिए। अगर आप दल बदल करोगे ना तो आप पे जो पेनाल्टी लगेगा, बहुत सारे इसमें जो है इसको रोकने के लिए प्रावधान किया गया। फिर पूछता है 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है किससे रिलेटेड है, इसमें क्या देखने को मिला था। देखिए आपका 18+ उम्र हो गया होगा, आप एडल्ट हो गए होंगे, आप वोटिंग करते होंगे। तो पहले जो उम्र था ना, अभी क्या हो रहा है कि 18 साल है तो आप वोट कर सकते हो। पहले क्या था 21 साल होता था, तो उसी 21 साल को घटाकर अब 18 साल कर दिया गया था। 61 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में, याद रखिएगा वर्ष भी पूछता है 1988, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर बात करेंगे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का, इसके बारे में बात करेंगे। ये 2002 में हुआ था। पता है क्या हुआ था इसमें, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना उसके लिए जो फ्री एजुकेशन जो कर दिया गया था, फ्री एजुकेशन कर दिया गया था 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो इसमें शामिल किया गया था। शिक्षा का अधिकार जो है ना, शिक्षा का अधिकार, और इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन का बात किया गया था, ना कि हायर एजुकेशन, याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार को जो इसमें शामिल किया गया था, कई बार एग्जाम में पूछता है ये वाला। फिर बात करेंगे 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 91 याद रखिएगा, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ था, जो कैबिनेट काउंसिल बनता है ना, जैसे प्रधानमंत्री के साथ कितने सारे मंत्री हैं, अभी वर्तमान में मंत्री को देख रहे हैं। राज्य में भी क्या होता है कि अभी यहाँ पे हेमंत सरकार है तो उसमें भी सारे मंत्री हैं। तो ऐसा मंत्री का जो संख्या है ना, जो विधानमंडल, जैसे कि राज्य में बात करेंगे तो विधानसभा का जो कुल जो सीट है, जैसे झारखंड में कितना है 81 सीट है, तो इसका 15% आप जो निकाल लो तो इससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं बनेगा, उसमें आपका सीएम भी इंक्लूड होगा। केंद्र की बात करें तो कितना सीट है 545 है, इसका आप 15% निकाल लो, जितना भी संख्या आएगा ना उससे ज्यादा आप मिनिस्टर नहीं बना सकते हो। ये 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में फिक्स कर दिया गया।
फिर बात करेंगे 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दिल्ली जो है ना एनसीआर, उसको जो है ना दर्जा दिया गया था, एनसीआर का नेशनल कैपिटल जो है एरिया, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है उसको घोषित किया गया था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है घोषित किया गया था। क्लियर है। इसके बात करेंगे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। इसमें क्या हुआ था कि जो सहकारी समिति था ना उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सहकारी जो समिति है, समिति उसको जो है ना संवैधानिक दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा, संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला। फिर बात करेंगे 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम सारा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए उसको कवर कर रहे हैं। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा समझौता था उससे संबंधित है। भारत और बांग्लादेश, याद रखिएगा, बांग्लादेश जो सीमा है ना, सीमा जो है ना उससे समझौता हुआ था। सीमा को लेकर जो समझौता हुआ था, भारत के कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश में चले गए थे, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र जो है भारत में सम्मिलित हो गए थे। तो ये जो है 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो अगला जो है 101 को देख लीजिए। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या हुआ था, जीएसटी आप देख रहे हो ना, ग्रॉस गुड एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बारे में जो यहाँ पर प्रावधान किया गया था। क्लियर है। फिर बात करेंगे 102 जो ओबीसी कम्युनिटी के होते हैं ना, ओबीसी कम्युनिटी के, तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होता है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसी में जो आपको क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का जो है कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। आप कभी फॉर्म भरते होगा ना, गवर्नमेंट वाला एग्जाम वाला फॉर्म, तो उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पूछता है कि अगर आप ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नॉन क्रीमी लेयर होना होगा। नॉन क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया है, अगर आपका 8 लाख रुपए से सालाना इनकम है तो आप जो है अधिक है तो आप जो है क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, ठीक है। और 8 लाख से कम है आपका सालाना इनकम, तो अगर आपकी फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है तो आप क्या आ जाएंगे, क्रीमी लेयर के, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। उसको हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। तो 102 में क्या हुआ था, ओबीसी का जो आयोग है ना उसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कमीशन को, ओबीसी कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है दर्जा दिया गया था। फिर हम लोग बात करेंगे 103। आप देख रहे हो ना, ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरते हो तो ईडब्ल्यूएस का आता है ना ऑप्शन कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व से करते हो कि ईडब्ल्यूएस से करते हो, ओबीसी से करते हो या एसटी से करते हो या एससी से करते हो या पीएच से करते हो कि नहीं। तो ईडब्ल्यूएस का जो है ना जो 10% का जो रिजर्वेशन है नौकरी में और शिक्षा में, उसको जो यहाँ पे शामिल किया गया था। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को देख रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे केशवानंद भारती, बार बार पूछता है केशवानंद भारती, ये न्यूज में भी आता है, आप न्यूज़पेपर को देखिएगा। केशवानंद भारती 1973 का केस है यहाँ पे, ठीक है, केरल और केशवानंद भारती जो केसेस है यहाँ पे देखने को मिलता है। इस केस में ये बात को डिफाइन किया गया, ठीक है, कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है, संविधान में कुछ ऐसे जो है शब्द हैं जिसको चेंजेस नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट 6 गो है ना, अभी आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, मेरा फंडामेंटल राइट चेंज नहीं होगा। क्लियर है। डीपीएसपी नहीं चेंज होगा, फंडामेंटल राइट्स नहीं चेंज होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का पावर, ठीक है, फेडरल सिस्टम भारत का, फिर है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। तो इसी चीज को डिफाइन किया गया था केशवानंद भारती में। और ये पावर, ये जो डिसाइड कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट जो डिसाइड करेगा, क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान का संरक्षक है। जिस तरह हमारे हम लोग के कौन संरक्षक होते हैं, माता पिता होते हैं, उसी तरह हमारा संविधान का संरक्षक कौन होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। उस समय के अनुसार जो है चीजों को डिफाइन करते हैं कि ये चीज जो है अब वैलिड है, ये चीज अब वैलिड नहीं है। क्लियर है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे और एक और टॉपिक इसमें इंक्लूड करेंगे। अब हम लोग देखेंगे चुनाव आयोग को। देखिए यहाँ पे चुनाव आयोग को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, इसलिए कर रहे हैं इस बार क्योंकि चुनाव आयोग जो है ना काफी न्यूज में है। क्योंकि चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर हैं, उनको अपॉइंट को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहा है कि उनके जो आयुक्त होंगे उनको डिसाइड करने के लिए एक पैनल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पैनल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और जो सरकार है उनके बीच में जो है अभी भी मतभेद दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इसमें जो है लोकसभा का जो है लीडर होना चाहिए, मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम होगा। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। साथ में क्या होंगे, एक होंगे, 2 हो गए, और तीसरा कौन हो गया, लोकसभा में जो अपोजिशन लीडर है उनको शामिल किया जाएगा।
क्लियर है? इन तीनों का पैनल बनेगा और ये जिस नाम का सिफारिश करेंगे चुनाव आयुक्त उन्हीं को बनाया जाएगा। क्लियर है? तो चुनाव आयोग को हम लोग देख लेते हैं संविधान में क्या क्या प्रावधान दिया गया है, क्योंकि इस बार जो है यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, चाहे कोई भी एग्जाम हो। हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे किस एग्जाम में पूछेगा, लेकिन जो भी वीडियो देख रहा होगा उसको ये पता होगा। सबसे पहले संविधान का जो भाग 15 है, भाग 15, हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, कुल कितने पार्ट हैं? कुल 22 पार्ट है। उसमें से हमारा जो 15 जो पार्ट है, 15वां नंबर का, उसमें जो है चुनाव आयोग के बारे में बात किया गया है। चुनाव आयोग, इसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इनके बारे में बात किया गया है। और इनसे जुड़े जो बातें हैं हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद को बोलते हैं आर्टिकल, आर्टिकल को हम शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में जो है आपको चुनाव आयोग के बारे में आपको बातें सुनने को देखने को मिलेगा और ये संविधान में बातें की गई है। याद रखिएगा चुनाव आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, देख लीजिए इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है जिसका जो है जिक्र जो है संविधान में किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया कि चुनाव आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन जिस बॉडी का जो उल्लेख संविधान में नहीं है वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है या अदर बॉडी हो जाता है। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे 324 से 329 तक के जो प्रावधान है वो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 324 में जो चुनाव आयोग के बारे में बात किया गया कि एक चुनाव आयोग होना चाहिए। चुनाव आयोग, इसका काम भी देखेंगे क्या काम करता है ये, ठीक है। यह एक अस्थायी मतलब परमानेंट और एक ऑटोनॉमी बॉडी है। यह एक अस्थायी, याद रखिएगा अस्थायी एवं क्या है, स्वतंत्र निकाय है ये, ठीक है, निकाय है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे इस आयोग का काम क्या होता है। जो संसद में आप देखोगे ना, लोकसभा और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, तो संसद का इलेक्शन हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया, राज्य विधानमंडल, वही विधानसभा वाला, एमएलए वाला विधानसभा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव पद होता है, चुनाव के लिए जो है पद पे निर्वाचन के लिए जो है ये कार्य करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। कौन व्यक्ति बनेंगे तो इसके लिए जो चुनाव कौन करते हैं, यही चुनाव आयोग करता है। क्लियर है? और इनका काम क्या होता है, तो निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण करना, निर्देशन देना, नियंत्रण करना चुनाव को, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, देखिए चुनाव आयोग में अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं तो 3 मेंबर है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, मतलब माफ कीजिएगा चीफ जस्टिस नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 जो है अदर जो है इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ठीक है। तो अभी कुल जो है 3 मेंबर हैं। तो ये नंबर कौन डिसाइड करता है, ये नंबर डिसाइड करता है राष्ट्रपति। याद रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार बीपीएससी में कि राज्य में जो हाईकोर्ट होता है और हाईकोर्ट में जो जजेस होते हैं उसकी संख्या को निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, बहुत लोग संसद को मार के आए थे। और अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या है अभी वर्तमान में कितना, 34, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है संसद, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और राज्य की बात करें हाईकोर्ट में राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार चुनाव आयोग में जो है नंबर कौन डिसाइड करता है कि कितने लोग इसमें रहेंगे, तो ये जो है राष्ट्रपति का पावर है समय के अनुसार। क्लियर है? पहले क्या था, स्टार्टिंग से 1 मेंबर वाला था, लेकिन 1989 में क्या किया गया है कि इसकी संख्या में वृद्धि कर दिया गया। टोटल अभी जो है 3 हो गए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर हो गए। तीनों को जो है सेम पेमेंट मिलता है, सेम सैलरी मिलता है, सेम अलाउंस मिलता है, ठीक है, पावर भी सेम है। बात समझ रहे हो? फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनका कार्यकाल। अगर इनका जो है टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल को इंग्लिश में टेन्योर बोलते हैं। टेन्योर में क्या होता है, 6 वर्ष या तो 65 साल, जो भी पहले हो जाए। सपोज कीजिए कि मान लीजिए जब वो सिलेक्ट हुए, जब वो अपने पद पे को धारण किए तो उनका जो उम्र है 65 साल से कम ही था। सपोज उनका जो उम्र था 55 था, तो 6 साल काम करेंगे, वो 6 साल अपने पद पे रहेंगे तो कितना हो गया, 61 साल हो गया। क्लियर है? लेकिन जब वो इलेक्टेड हुए थे उनका उम्र था 64 साल, माफ कीजिएगा 62 साल थे। तो पता चला 3 साल के बाद ही 65 साल का पूरा गया, मतलब पूरा हो गया उनका टेन्योर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 65 साल या 6 वर्ष जो भी पहले होगा उनको यहाँ से पद से हटना पड़ेगा। क्लियर है? इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे इनको हटाने की प्रक्रिया। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो क्या प्रक्रिया है, तो जिस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस को हटाया जाता है ना, उसी प्रक्रिया को फॉलो करके जो है हम लोग हटाएंगे इलेक्शन कमिश्नर को या अन्य इलेक्शन कमिश्नर को। क्लियर है? तो याद रखिएगा, हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। अब बात करेंगे वरीयता क्रम में। देखिए पहले क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है ना उनके समतुल्य, उनके इक्वल माना जाता था कि जो पावर, मतलब जितना पावर दिया गया है उनको भी उतनी पावर दिया गया।
अब क्या हुआ, अभी जो चेंजेस कर दिया गया, उनको जो पद से हटाकर, मतलब जो उनका जो अथी था, पावर था, दर्जा था, वो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के बराबर कर दिया गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे, आगे आने वाली वीडियो में हम लोग जो है वरीयता क्रम को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी याद रखिएगा, जो अभी इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो वरीयता क्रम है, सीनियोरिटी की बात कर रहे हैं, वो जो है अब चेंजेस करके किसके बराबर कर दिया गया, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर जो है बराबर कर दिया गया है। पहले किसके बराबर था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर। अब हम लोग बात करेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर जो है पद से हटाया जा सकता है। सपोज कीजिए कि राज्य में जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसको हटाना है, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनसे परामर्श करके जो है राष्ट्रपति हटाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अधिसूचना के बारे में। नोटिफिकेशन, जब इलेक्शन होता है ना तो अधिसूचना आता है, उसको कौन जारी करता है? देखिए, अगर लोकसभा या राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है तो अधिसूचना जो है राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जब बात विधानसभा और विधान परिषद की बात आता है, राज्य की बात कर रहे हैं, विधानसभा या विधान परिषद की अगर बात आता है, तो उस समय जो है राज्यपाल जो है अधिसूचना जारी, राज्यपाल जो है अधिसूचना जारी करते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर यहां पर देख लेते हैं हम लोग आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में क्या है, आपको पता है 18 साल होते हैं तो आप इलेक्शन में जाके वोट देते हैं। तो ये अधिकार जो है, ये चीज जो है आपका आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक 18 साल जो है कंप्लीट कर लिया है, वो जो है वोट देने के लायक हो गया है, वो काबिल हो गया, उनका अधिकार है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जाके आपको पंजीयन करवाना है और जाके आपको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद बात करेंगे इलेक्शन, जो ये वोट देने का अधिकार है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? नहीं, ये एक लीगल राइट है। ये क्या है? लीगल राइट है। ठीक है, लीगल राइट है ये। और ये जो है आपका जनप्रतिनिधि जो अधिनियम है 1951, उसके तहत जो है आपको निर्वाचन होने का या इलेक्शन में आप खड़ा भी हो सकते हैं या मत देने का अधिकार है आपको। क्लियर है? तो मान लीजिए आपको इलेक्शन में खड़ा होना है, तो आपको ये शक्ति कहां से मिल रहा है? यही रिप्रेजेंटेटिव जो है एक्ट 1951 से के तहत जो है आपको ये मिल रहा है राइट। इसके बाद बात करेंगे, पहले जो है वोट देने का अधिकार था 21 ईयर्स था, अब ये वर्तमान क्या 18 है, पहले 21 था। तो इसको जो है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 18 वर्ष कर दिया गया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 61 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो 21 साल को जो घटाकर 18 साल कर दिया गया था। और ये किया गया था 1988, या ईयर भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग परिसीमन आयोग के बारे में। क्या होता है डिलिमिटेशन आयोग या कमीशन? परिसीमन आयोग, देखिए परिसीमन आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक है कुल 4 बार जो है परिसीमन आयोग बना है। कब 1952 में, 1952 में बना है, उसके बाद बना है 1963 में बना है, उसके बाद बना है 1973 में, और जो अंतिम बार बना था 2002 में बना था। क्या होता है परिसीमन आयोग? देखिए, जब सेंसस होता है ना, जनगणना 2011 का जनगणना आया था, तो बहुत सारे डाटे जो है निकल कर आए थे। उसके अनुसार जो है कोई एरिया में जो पॉपुलेशन बढ़ गया, कोई एरिया में पॉपुलेशन घट गया, कई जो है एरिया में चेंजेस आया, तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है ना, जनसंख्या के अनुसार वहां पे निर्वाचन क्षेत्र को डिसाइड करता है। अगर पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा बढ़ गया तो वहां पे निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी बढ़ाना होगा ना, समझ रहे हो? मान लो पहले जो था इस निर्वाचन क्षेत्र में 100 लोग रहते थे, अब पॉपुलेशन बढ़ गया 150 लोग आ गए, तो उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देना होगा। तो इसी को बोलते हैं डिलिमिटेशन आयोग। फिर हम लोग बात करेंगे भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन है? तो VS रमा देवी, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया ये। VS रमा देवी जो है ना, ये महिला थी जो भारत के प्रथम महिला जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चुनी गई थी। तो याद रखिए VS रमा देवी। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट जो PYQ में पूछा गया एग्जाम में। हमने इसको जो है बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में आपके सामने रखा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इसी तरह कंटेंट के साथ आपके साथ जो है प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।